अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसको भी इसी तरह लेक्चर जो सीरीज़ है वो स्टार्ट किया है, तो इसी तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करेंगे। आज पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड ईयर का जो चैप्टर पहला है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट में गैर। इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिलेटेड जो इस लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूँ, जो इसको इसके रिलेटेड जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट इसी तरह सीरीज़ आती जाएगी। जी, ये वीडियो में इंशाल्लाह जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाऊँगा तो इंशाल्लाह उसमें आपको सब कुछ कंसेप्ट भी मिल जाएगा, इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ भी मिल जाएगा। नोट्स की फॉर्म में मैंने बिल्कुल अच्छी तरह नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है और एमसीक्यूज़ की फॉर्म में लिखा हुआ है, एमसीक्यूज़ भी यहाँ पर लिखे हुए बहुत सारे, तो सब कुछ आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा सीरीज़ में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, तो आपको कोई भी चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कंफ्यूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस को स्टडी करते हैं एट रेस्ट। ये इसकी डिफिनेशन है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस को स्टडी करते हैं किस पर, एट रेस्ट पर। फॉर चार्ज मेजरमेंट हम क्या यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हम किसी भी चार्ज की मेजरमेंट के लिए, किसी चार्ज को जो मेजरमेंट करने, चार्ज की मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से हम चार्ज की मेजरमेंट करते हैं। किससे, इलेक्ट्रोमीटर से हम चार्ज की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। सही है। इसके बाद हमारे साथ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे साथ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, या सिंपल आप कह सकते हो चार्ज। तो चार्ज किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी। चार्ज सिर्फ हम चार्ज में सिर्फ किस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोटॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हम रिलेटिव स्टडी एक दूसरे के साथ करते हैं कि इस बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है। अगर किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, प्रोटॉन की तादाद क्या है, डिफिशिएंट। अभी मैं समझाऊंगा किस तरह। इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन इज ओनली ट्रांसफर। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सही है। किस तरह, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ, यहाँ पर बॉडी दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज है। मतलब यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि दोनों इक्वल है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में, प्रोटॉन क्या है, कम है। तो इस बॉडी पर कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में, जो बी बॉडी। ए बॉडी पर तो हमारे साथ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ए बॉडी पर तो नेट चार्ज क्या था, ज़ीरो था। अब बी बॉडी पर हमारे साथ नेट चार्ज क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा। बी बॉडी पर जो नेट चार्ज, हम कह सकते हैं कि बी बॉडी पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बी बॉडी पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है। मैंने पहले बताते कि रिलेटिव स्टडी करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, तब उस बॉडी पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे साथ प्रोटॉन से कम हो गए, तब उस बॉडी पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब वहाँ पर प्रोटॉन की डिफिशिएंसी है। तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर कौन से नेगेटिव, ये क्या है, माइनस का निशान है। ये जो मैंने लिखे हुए 3-4 माइनस निशान और 2 प्लस। माइनस किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, और प्लस किसको शो कर रहा है, प्रोटॉन को। तो माइनस इलेक्ट्रॉन पर तो ही होता है नेगेटिव चार्ज। तो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद या इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज। अब इसी बॉडी में हम क्या करते हैं, इस बॉडी में प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। प्रोटॉन ज़्यादा है मगर इलेक्ट्रॉन कम है। देखो प्रोटॉन कितनी ज़्यादा है और नेगेटिव चार्जेस बहुत कम है। नेगेटिव चार्जेस से मराद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ जाएगी तो उस मुराद वहाँ पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। उस बॉडी पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तो सी बॉडी में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। इसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो इस बॉडी पर चार्ज कौन सा होगा, नेट चार्ज पॉजिटिव। तो मैं कहता हूँ अगर कोई बॉडी आपको दे दूँ ना कि इस पर आपने नेगेटिव चार्ज लाना है या पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो आप किस तरह उस बॉडी पर लाओगे, उस बॉडी से प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करोगे, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करोगे, उस बॉडी या बोथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन,
उस बॉडी से सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने से उस पर पॉजिटिव चार्ज भी ला सकते हो, उस पर नेगेटिव चार्ज भी ला सकते हो। इलेक्ट्रॉन इज ओनली ट्रांसफ़र। अगर आपने इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी से निकाल दिए तो मतलब वहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा, प्रोटॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी, वहाँ पर प्रोटॉन की तादाद क्या होगी, रिलेटिवली ज़्यादा। तो उस बॉडी पर नेट चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी पर आपने नेगेटिव चार्ज लाना है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करो, ट्रांसफ़र करो। इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ट्रांसफ़र करो, जब प्रोटॉन से रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगा तो उस बॉडी पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सही है। तो इस तरह सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से हमारे साथ बॉडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डिसाइड होती है। तो हमारे साथ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं लिखा हुआ है कि किसी भी बॉडी में अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो वहाँ पर हमारे साथ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, या अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे साथ बॉडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आती है, ना कि प्रोटॉन से। प्रोटॉन पर यहाँ पर कोई रोल नहीं है। प्रोटॉन आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो नेट चार्ज बॉडी पर नेगेटिव आएगा। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज कम हो जाएगा, तो रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमारे साथ Q इज इक्वल टू, जो मिनिमम किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज होगा, Q मिनिमम हमारे साथ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सही है। अब किसी भी बॉडी पर मैक्सिमम चार्ज इज इक्वल टू NE। एन से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी नंबर, 3 4 5, ये इनसे मुराद 1 2 3 मल्टीपल नंबर 4 5 6। सही है। मैक्सिमम चार्ज किसी भी बॉडी पर Q इज इक्वल टू NE। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज, फिर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज, ये तो समझ आएगा किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज क्या होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। किसी भी बॉडी पर मैक्सिमम चार्ज कब होगा, Q मैक्सिमम इज इक्वल टू NE। एन से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वहाँ पर आप पुट कर सकते हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एन से मुराद 4 भी हो सकता है। तो Q इज इक्वल टू NE, ये फार्मूला आपने याद रखना है, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू NE। सही, आपसे पूछ सकता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज से मुराद क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज फिक्स है। क्वांटाइज से मुराद क्या है, फिक्स है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी में, जब आप किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करोगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करोगे, या तो 2, या तो 4 5, इस तरह आप ट्रांसफर नहीं करोगे कि आप एक इलेक्ट्रॉन को आधा करके आधा ट्रांसफ़र करो, आधा फिर बाकी रहेगा, आधा बाद में ट्रांसफ़र करो। आधा इलेक्ट्रॉन 1.5 1.35 3.4 1.4, इस तरह इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रॉन को फिक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हो, 2 3 4 5 6, इस तरह फिक्स इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फिक्स है। इस तरह नहीं कि आप आधा इलेक्ट्रॉन को एक बार ट्रांसफ़र करो फिर, या 1.5 इलेक्ट्रॉन एक आधा 1.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करो, या 3.4, इस तरह नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्वांटाइज है। या तो आप एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, या 2 या 3, इस तरह 0.5 में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ना आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्वांटाइज से बना क्या है, फिक्स है। तो Q इज इक्वल टू NE, इस फार्मूला को आपने याद रखना है। आपसे चार्ज देकर, सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर, या आपसे कि इस बॉडी में इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या उस बॉडी पर चार्ज फाइंड करो, तो Q इज इक्वल टू NE। E की वैल्यू तो आपको पता है, E की वैल्यू क्या है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 करोड़। तो इस तरह आपने फाइंड करना है, इस फार्मूले को आपने याद रखना है, इससे MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। Q इज इक्वल टू NE। कॉलम लॉ एप्लीकेबल ओनली, या पर MCQs, मैंने एक MCQ दिखाया, कॉलम लॉ एप्लीकेबल ओनली किस पर, ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि कॉलम लॉ किस पर एप्लीकेबल है। ये पास्ट पेपर में भी पूछा गया है, पॉइंट चार्जेस पर और स्टेशनरी चार्जेस पर, दोनों पर कॉलम लॉ किस पर एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस पर और स्टेशनरी चार्जेस पर। क्योंकि कॉलम लॉ किस हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कॉलम लॉ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो कॉलम लॉ अप्लाई भी किस पर होगा, स्टैटिक चार्जेस पर होगा, स्टैटिक चार्जेस पर होगा या स्टेशनरी चार्जेस पर। और दूसरा किस चार्जेस पर, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस जिसका डायमेंशन, मतलब उसका साइज बहुत कम है, उसकी डिस्टेंस उन दो डिस्टेंस पॉइंट चार्जेस के दरमियान बहुत ज़्यादा होगा। ये 2 पॉइंट चार्जेस है, लेट सपोज ये पॉइंट चार्जेस है और एक पॉइंट चार्जेस, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इसका साइज। इसका साइज़ बहुत स्मॉल होगा, मगर इसका दरमियान जो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्जेस। ऐसे चार्जेस जिसका साइज़ बहुत कम हो मगर उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, उसको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। तो कॉलम लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस एंड स्टेशनरी चार्जेस। सही है।
स्टेशनरी आपसे ये भी पूछ सकता है जो चार्ज स्टेशनरी होगा उसके इर्द गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। याद रखना है, अगर चार्ज स्टेशनरी होगा तो उसके इर्द गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर चार्ज मूव कर रहा होगा, स्टेशनरी नहीं होगा, मूविंग कर रहा होगा, तो उसके इर्द गिर्द हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, उसके इर्द गिर्द हमारे साथ बी भी प्रोड्यूस होगा। बी से हमारा मैग्नेटिक फोर्स, तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। जब भी कोई भी चार्ज मूव कर रहा होगा तो इसके इर्द गिर्द दोनों चार्ज प्रोड्यूस होंगे। मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यू लिखा हुआ है, इसी फार्मूले को Q इक्वल एन इसको यूज़ किया हुआ है। A body gain 40,000 electron. What is Q? What is the number? यहाँ पर क्या लिखा हुआ? What is charge on it? Charge आपसे क्या है पूछ रहा है। तो Q is equal to NE 40,000 इलेक्ट्रॉन। सही है, 40,000 Q is equal to NE। N हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है आपसे? 40,000 E। 40,000 मल्टीप्लाई बाई ई की वैल्यू पुट करो। ई क्या है हमारे साथ? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे साथ आंसर क्या आ जाएगा? 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻15 कूलम। मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा? माइनस मैंने क्यों लिखा? यहाँ पर 40,000 पी प्लस में 1.6 पी प्लस में तो पावर तो सही, वो माइनस में आ गया। सही है, वो तो मसला नहीं। माइनस मैंने क्यों लिखा? इसलिए मैंने लिखा है माइनस के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो लाजमी सी बात है उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होने से हमारे साथ उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगी। अब एमसीक्यूज बहुत आसान था, ट्रिक इसमें यह था कि यहाँ पर गेन लफ्ज़ लिखा होगा। गेन से मुराद उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, जब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उससे मुराद वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? एक्सेस होगी। जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी तब उससे मुराद वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इससे एमसीक्यूज को मैं थोड़ा और घुमा करके आपसे पूछता हूँ कि इस बॉडी पर अगर यहाँ पर बॉडी रिमूव 40,000 इलेक्ट्रॉन देन व्हाट इज क्यू, व्हाट इज चार्ज ऑन इट? तब हमारे साथ यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि उस बॉडी से 40,000 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। मतलब उस बॉडी से रिमूव का जब रिमूव इलेक्ट्रॉन होगा तब उस बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सी इसको आपने याद रखना है, रिमूव गेन की वर्ड में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो गए तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो इसलिए यहाँ पर जो चार्ज माइनस का निशान मैंने लगा दिया, क्योंकि उस बॉडी पर रिलेटिवली माइनस चार्ज आएगा। सही है। इसके बाद हमारे साथ जो कॉलम लॉ का फार्मूला है उसको डिस्कस करते हैं। सही है, कॉलम लॉ हमारे साथ हमने पढ़ा तो कॉलम लॉ की फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। फोर्स सिर्फ एक चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, फोर्स का दोनों चार्जेस के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, एक चार्जेस के साथ नहीं। ये हमारे साथ कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं। जब किसी भी बॉडी में आपसे पूछा जाता है कि कॉलम लॉ डिपेंड अपॉन ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलम फोर्स डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, वहाँ पर लिखा होगा टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज लिखा होगा तो वो आपने टिक नहीं करना है। हमेशा कॉलम लॉ डिपेंड अपॉन ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स, ये हमारे साथ सोर्स चार्जेस है। सही है। टेस्ट चार्ज पर जब किसी भी बॉडी को की आपने चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए, जब आप उसकी फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज आती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए हम टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं ना, तो टेस्ट चार्ज पर कोलम्बिक फोर्स डिपेंड नहीं करता है। कोलम्बिक फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्जेस पर डिपेंड करता है। और कोलम्बिक फोर्स हमारे साथ रेडियस का इनवर्स रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ हमारे साथ क्या है? डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो कोलम्बिक फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो एक और एमसीक्यू यहाँ पर मैं लिखा हुआ है कि कॉलम, ये हमारे साथ जो कॉलम लॉ है ये किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स है और स्क्वायर भी है। कोलम्बिक फोर्स का इनवर्स रेडियस डिस्टेंस के साथ जो इनवर्स रिलेशन है फिर स्क्वायर में, तो इसलिए ये इनवर्स प्लस स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। कॉलम लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। तो इन दोनों को कंबाइन करो, दोनों इक्वेशन को। F इज इक्वल टू क्या हमारे साथ कोलम्बिक कांस्टेंट है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सही है। क्या हमारे साथ कोलम्बिक कांस्टेंट है, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, आर हमारे साथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं। सही कि कॉलम लॉ कौन सा लॉ फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको एमसीक्यू में अपने याद रखना है, एमसीक्यू में हमसे पूछा जा सकता है। कोलम्बिक लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, ना कि टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कभी भी नहीं करता। सोर्स चार्ज, ये हमारे साथ सोर्स चार्जेस है, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्जेस पर क्या करता है? डिपेंड करता है। और कोलम्बिक फोर्स रेडियस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन में है। सही है, इसके स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन में। तो इस दोनों के इक्वेशन को कंबाइन करो, एक कांस्टेंट लगाओ के कोलम्बिक कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर और स्क्वायर। यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं। तो कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा उसमें फिर हम
कॉलम ला के मज़ीद MCQs कॉलम ला को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ जो कॉलम चैप्टर में इंक्लूड होगा हम वो सब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सी टिल देन अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। सही है, अल्लाह हाफिज़। चैनल को भी सब्सक्राइब करो।